मैं प्रदीप पंत चंद उपन्यासों और कहानी संग्रहों का एक छोटा सा लेखक, लेकिन आज बात करने जा रहा हूं एक बड़े लेखक के बारे में। मैं चंद व्यंग्य संग्रहों, लेखों और कुछ टेलीफिल्मों का एक साधारण सा लेखक, लेकिन बात करने जा रहा हूं एक असाधारण लेखक के बारे में। जी हां, एक बड़े और असाधारण लेखक जिन्हें साहित्य का एक दुर्लभ व्यक्तित्व भी कहा जा सकता है, और वे हैं मनोहर श्याम जोशी। तो आज बात उनके ही बारे में, थोड़ी सी देर, थोड़ी सी बातें। लेकिन मनोहर श्याम जोशी की चर्चा छिड़ी है तो जरूरी है कि बात लखनऊ से शुरू होगी। जी हां, लखनऊ से, और आज के लखनऊ से नहीं, बल्कि कई दशक पुराने तब के लखनऊ से, जब वो लखनऊ नहीं नखलऊ कहलाता था। आप स्टेशन पर उतरे तो हर तरफ रिक्शे वाले, तांगे वाले, इक्के वाले कहते सुनाई पड़ेंगे, नखलऊ, कहाँ जाना है नखलऊ में। तो ये था नखलऊ जब मनोहर श्याम जोशी यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएससी के छात्र थे। उन्होंने बीएससी किया और उसके बाद कुछ समय लखनऊ में ही बाबूगिरी की और फिर पहाड़ की तरफ निकल गए। यह विचित्र संयोग है कि जब वो लखनऊ विश्वविद्यालय छोड़ के पहाड़ की तरफ निकले, मैंने तब लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। और ये भी एक दिलचस्प संयोग है कि वो जिस 22 हीवट रोड में रहते थे, उसी 22 हीवट रोड में अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ मैं भी रहने पहुंच गया, यानी उनका लगातार पीछा करता हुआ। लेकिन तब जबकि वो लखनऊ के इस 22 हीवट रोड को भी छोड़ के जा चुके थे, तब मैं वहां आ चुका था। इतना ही नहीं, बल्कि पहाड़, लखनऊ आदि को छोड़कर जोशी जी बाद में दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में, हिंदी समाचारों में। और ये भी संयोग देखिए, मैं भी मानो उनका पीछा करते हुए आकाशवाणी संसद मार्ग के हिंदी समाचार प्रभाग में जा पहुंचा। लेकिन यहां भी विचित्र बात हुई, वे तब तक आकाशवाणी को छोड़कर फिल्म्स डिवीजन बंबई में जा पहुंचे थे और मैं लखनऊ में ही रह गया था। क्षमा करें, मैं दिल्ली में ही रह गया था। इसलिए उनसे मेरी न लखनऊ में मुलाकात हो सकी और न दिल्ली में। हाँ, जोशी जी भी तब तक बहुत बड़े लेखक नहीं थे, लेकिन लखनऊ से जो उनके लेखक बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, वो दिल्ली के समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी तक लगातार जारी रही। शायद बहुतों को ज्ञात नहीं होगा कि जोशी जी तब हिंदी समाचार प्रभाग में जब नौकरी कर रहे थे, तो उनके सुपरवाइजर कुछ समय के लिए अज्ञेय जी भी थे। कहा जाता है कि अज्ञेय जी ने उनसे तीसरा सप्तक के लिए कुछ कविताएं भी मांगी, लेकिन शुरू से ही अपनी लापरवाह आदत के चलते जोशी जी कविताएं देने से, एक तरह से कहना चाहिए, परहेज करते रहे। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात होगी कि जोशी जी बाकायदा छंदोबद्ध व्यंग्यात्मक कविताएं लिखते थे, और उनकी कुछ कविताएं कल्पना जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में भी छपी। लेकिन तब जोशी जी का नाम मनोहर श्याम जोशी के रूप में कविताओं में नहीं होता था। वो तब कुर्मांचली के रूप में या इस नाम से कविताएं लिखते थे। कुर्मांचली
यानी कुमाऊं का रहने वाला, जहां के मूलतः वह रहने वाले थे। मुझे आज भी उनकी एक लंबी कविता जो कल्पना में छपी थी, उसकी केवल एक पंक्ति याद है, कौन साला बोला तुमको हनुमान जी बंदर है। ये एक विचित्र व्यंग्यात्मक कविता थी। बहरहाल मैं एक बार फिर लखनऊ की ओर लौटता हूं। जब वो लखनऊ में थे तब उस समय 3 दिग्गज साहित्यकार लखनऊ में ही विराजमान थे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर। इसके अलावा और भी कई उभरते हुए लेखक थे, रघुवीर सहाय से लेकर कुंवर नारायण तक। और रघुवीर सहाय से दोस्ती तब मनोहर श्याम जोशी की लखनऊ में ही हुई, रहते भी लगभग आसपास के ही मोहल्लों में थे। बहरहाल सबसे ज्यादा संपर्क में आए जोशी जी अमृतलाल नागर के, और शायद किस्सा गोई भी उन्होंने अमृतलाल नागर से ही सीखी, जो विपुल मात्रा में हमें उनके उपन्यासों और कहानियों में देखने को मिलती है। और जोशी जी की हर पुस्तक के हर परिचय में 2 आचार्यों का नाम जरूर होता है। एक जिन्हें वो अपना आचार्य मानते थे, वो किस्सा को अमृतलाल नागर, और दूसरे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यानी इन 2 लोगों से ही या उनकी छत्र छाया में अथवा उनके चरणों में बैठ के जोशी जी ने बहुत कुछ सीखा। लेकिन प्रतिभा तो जाहिर है कि अपने ही हुआ करती थी उनकी। तो इस तरह एक जोशी जी का एक शुरुआती दौर था। हालांकि उस शुरुआती दौर में कोई उन्हें बहुत ज्यादा तब तक ख्याति नहीं प्राप्त हुई थी, इसके बावजूद कि लखनऊ में एक साहित्यिक माहौल था। लेकिन लखनऊ से उनका कुछ ही समय संबंध रहा, और इसके बाद जैसा मैंने बताया वो लखनऊ को छोड़कर चले गए। वास्तव में जोशी जी की को जो कीर्ति या ख्याति मिली वो मूलतः दिल्ली में आ जाने के बाद ही मिली, और दिल्ली में भी तब जब वे फिल्म्स डिवीजन को या फिल्म्स प्रभाग को छोड़कर दिनमान में अज्ञे जी के साथ काम करने के लिए आए। उसी पूरे दौर में उन्होंने अपनी सर्वोत्तम रचनाएं हिंदी के साहित्य को प्रदान की, और साहित्य की कीर्ति बढ़ाने के साथ ही साथ अपनी भी कीर्ति बढ़ाई, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी गुटबाजी के। यह उनकी खूबी थी। और इसी वजह से उनका संपर्क उन तमाम संस्थाओं और संस्थानों से उतना घनिष्ठ नहीं रहा जितना कि अन्य बहुत से साहित्यकारों का रहा। और यही दूसरी वजह है कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तक बहुत देर से मिला। एक तरह से कहना चाहिए कि साहित्य अकादमी ने अपना पुरस्कार बहुत देर से देकर अब एक तरह का भूल सुधार किया। और यह भूल सुधार खैर केवल उन्हीं के मामले में नहीं था, बल्कि और भी बहुत से साहित्यकारों के मामले में इससे पहले हो चुका था। मसलन जैनेन्द्र कुमार को उपन्यासकार या कहानीकार के रूप में नहीं, बल्कि समय और हम पुस्तक के रूप के लेखक के रूप में मिला, जबकि वास्तव में वह पूर्णतः उसके लेखक नहीं थे, क्योंकि वो साहित्य, समाज, राजनीति आदि के प्रश्न और उनके उत्तरों की एक पुस्तक थी, जो एक युवा लेखक ने उनसे प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर थी। उस पर साहित्य अकादमी ने जैनेन्द्र कुमार को पुरस्कार प्रदान किया और उनके साहित्य को एक तरह से अनदेखी कर, जो करती थी अनदेखी, उसका एक तरह से भूल सुधार किया। यही दिनकर जी के मामले में हुआ। सब जानते हैं कि कितनी प्रख्यात कृति थी उनकी उर्वशी, जिस पर उस समय की इतनी प्रतिष्ठित पत्रिका कल्पना की में लगातार कई अंकों में बहुत सारी समीक्षाएं प्रकाशित हुई, आलोचनाएं प्रकाशित हुई, प्रशंसा हुई, निंदा हुई, लेकिन वह एक बड़ी कृति थी। किंतु दिनकर जी को भी जो पुरस्कार दिया गया साहित्य अकादमी द्वारा, वो था उनकी एक अन्य गद्य कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ये सही है कि संस्कृत के 4 अध्याय एक महत्वपूर्ण कृति थी, लेकिन दिनकर एक कवि के रूप में महत्वपूर्ण थे और उनकी
सर्वश्रेष्ठ कृति सचमुच उर्वशी ही थी। ऐसा ही यशपाल के साथ हुआ। यशपाल ने एक दौर में दिव्या लिखी, लेकिन तब तो साहित्य अकादमी का अस्तित्व नहीं था। लेकिन यशपाल की जो सर्वोत्तम कृति थी, जिसे डॉक्टर नगेन ने एक महाकाव्य कहा था, यानी उसके सुंदर भाषा और उसके सुंदर शिल्प और उसके सुंदर कथा संयोजन के लिए, उस झूठा सच को साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत नहीं किया, बल्कि बाद में लिखे उनके उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात के लिए, जो अच्छा होते हुए भी उतना अच्छा नहीं है जितना कि झूठा सस्ता, जो बेहद चर्चित रहा। इसी तरह मनोहर श्याम जोशी के साथ हुआ। जोशी जी की संभवतः पहली और सर्वश्रेष्ठ कृति या सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा को लेकर पाठकों से लेकर सुधी आलोचकों तक ये अपेक्षा की जा रही थी कि वो एक साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित पुरस्कार होगा, जिससे लेखक का नहीं बल्कि साथ ही साथ साहित्य अकादमी का सम्मान बढ़ेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उनके इस उपन्यास को पुरस्कृत नहीं किया गया, जबकि बहुत बाद में उनके एक अन्य उपन्यास क्याप के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। शायद किसी शायर ने ठीक ही कहा है, कहूं कुछ उनसे मगर यह ख्याल होता है, कहूं कुछ उनसे मगर यह ख्याल होता है, शिकायतों का नतीजा मलाल होता है। जी हाँ, जोशी जी को क्याप के लिए अकादमी ने याद कर लिया, चलिए यही बड़ी बात है। भले ही वीतराग भाव से जोशी जी स्वयं कहते रहे कि ये पुरस्कार मिला तो क्या मिला, शिकायत जायज है, लेकिन फिर वही बात, शिकायतों का नतीजा मलाल होता है। लेकिन खैर, मलाल ही सही, पुरस्कार तो मिला, क्योंकि जोशी जी तो जैसे साहित्यिक गुटबाजी से दूर रहते थे, वैसे ही साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त करने और बल्कि कहना चाहिए हासिल करने के मामले में बिल्कुल ही वीतराग रहा करते थे। खैर, उनके वीतराग होने का एक और उदाहरण दे दूं। जैसा कि मैंने कहा पहले, वो 22 सिवट रोड में रहते थे, जहां मैं भी रहने पहुंचा। और दिलचस्प ये कि 22 सिवट रोड के उस बड़े से मकान के बाद एक और मकान, और उस मकान को छोड़कर एक कोठी जिसमें बाहर बोर्ड लगे थे, विप्लव कार्यालय साथी प्रेस। ये विप्लव कार्यालय और साथी प्रेस प्रख्यात लेखक यशपाल जी का था, यानी मनोहर श्याम जोशी उनसे एक घर छोड़ के रहा करते थे। लेकिन यशपाल जी से भी उनका बहुत निकट संबंध नहीं रहा, क्योंकि संबंध और साहित्यिक संबंध बनाने के मामले में वो थोड़ा, एक तरह से कहना चाहिए कि कच्चे थे, या ये कह लीजिए कि मैं उसी शब्द को फिर इस्तेमाल करूंगा, वीतराग थे, ज्यादा गुटबाजी में किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेते थे। यही वजह है कि जब यशपाल की जन्मशती हुई तो मुझे दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी ने अपनी पत्रिका इंद्रप्रस्थ भारती के यशपाल विशेषांक का जिम्मा सौंपा कि इस विशेषांक को मैं संपादित करूं। और मैंने बहुतों से लिखवाए, जो तमाम प्रख्यात लेखक। लेकिन जब जोशी से संपर्क किया तो वो एक अपने लापरवाह अंदाज में बड़े हंसते हुए से दूरभाष पर ही बोले कि भाई देखो, मेरे पास यशपाल जी के इतने भी संस्मरण नहीं है कि मैं उनमें कुछ गपशप जोड़कर एक अच्छा झूठा सच्चा लेख तुम्हें बना करके दे दूं। और ये लापरवाही से कहना, लेकिन सही बात और खरी खरी बात कह देना, ये जोशी जी की एक विशेषता थी, जो अपने आप में बहुत कम लेखकों में होता है। क्योंकि दुर्भाग्यवश हिंदी के लेखकों की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है
कि वो बिल्कुल गंभीर मुद्रा बनाए रहते हैं, माथे पर ऐसे बल पड़े रहते हैं जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया की सारी समस्याएं हल करने की जिम्मेदारी स्वयं इन हिंदी लेखकों को ही दी हो। जोशी जी इस आदत से बहुत हद तक या पूरे तौर पर मुक्त हुआ करते थे, यहां तक कि अपने उपन्यासों और अपने कृतियों का भी सार्वजनिक रूप से जिक्र नहीं किया करते थे। और अगर उन कृतियों में कुछ थोड़ा बहुत कोई हेरफेर कर दे तो उसमें भी उन्हें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। उदाहरण के लिए, पहाड़ में मिले एक अध्यापक के जीवन पर आधारित उनका उपन्यास है कटा प्रोफेसर। प्रोफेसर उन्होंने उसे महिमा मंडित करने के लिए कहा है। यह कटा प्रोफेसर मूलतः हंस में कटा प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत के नाम से प्रकाशित हुआ और एक लंबी कहानी के रूप में, लेकिन जब उपन्यास के रूप में छप के आया तो इसका नाम हो गया केवल कटा प्रोफेसर और यह उपन्यास हो गया। प्रकाशक ने इसको उपन्यास के रूप में छापा। बहरहाल जोशी जी इस पर चुप रहे कि लंबी कहानी है या एक उपन्यास है या छोटा उपन्यास है, लेकिन यह है कि जो उनका कला कौशल, जो उनकी भाषा का कमाल, जो उनका कथा वस्तु को एक सुंदर रूप में प्रस्तुत करना, एक आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना, ये सारा गुण उनके इस उपन्यास में भी था। और मोटे उपन्यास, अपेक्षाकृत मोटे उपन्यास कुरकुर स्वाहा में भी और उसके बाद कसब में भी काफी हद तक क्याप में भी, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। और जोशी जी की विशेषता ये थी कि वो उपन्यासों को एक कॉमिक और ट्रेजिक दोनों का ही मिश्रण के रूप में प्रस्तुत कहा करते थे। जैसे कि उनका एक और उपन्यास, वो एक तरह से कहना चाहिए उर्दू में लिखा हुआ उपन्यास हिंदी लिपि में प्रस्तुत, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो शुद्ध रूप से या काफी हद तक उर्दू में है, लेकिन हिंदी लिपि में है और हिंदी लिपि में होने की वजह से उसका एक अपना आकर्षण है। वो उपन्यास बम्बई की फिल्मी दुनिया पर है, शायद तब जब ये फिल्म डिवीजन में बॉम्बे में हुआ करते थे। और लेकिन एक परेशानी ये है कि हमजाद में कुछ एक तरह से कहना चाहिए कि शारीरिक मुक्तता या सेक्स इत्यादि का करिश्मा कुछ थोड़ा सा ज्यादा दिखा दिया गया है, जिसकी वजह से उस उपन्यास में लीजेपन के तत्व थोड़ा अधिक हो गए हैं। लेकिन इसके बरक्स उनका एक और बड़ा पतला उपन्यास है हरिया हरकुलिस की हैरानी, जो एक पर्वतीय चरित्र है, लेकिन वह रहता है एक महानगर में और वहीं उसके पूरे चरित्र का, उसके जीवन का, उसके रहन सहन का निर्माण होता है। और इस तरह वो एक विशिष्ट प्रकार की लंबी कहानी के रूप में हमें इस उपन्यास में नजर आता है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो हैं जोशी जी ने लिखी हैं और जिनको हम कई बार आधुनिक और उत्तर आधुनिक भी बड़े इत्मीनान से कह सकते हैं। ये एक तरह से उनके लेखन की एक विशेषता है जो शायद हिंदी के अन्य बहुत से लेखकों में नहीं है। खासतौर पर भाषा की जो जादूगिरी है, जो एक तरह का जादू है भाषा का, वो जितना जोशी जी के यहाँ मिलता है उतना अन्यत्र शायद कहीं भी हमको दिखाई नहीं पड़ता है। और उसका कारण शायद यह है कि उनके जो जीवन के अनुभव रहे हैं वो अनुभव अपने आप में भी कम करिश्माई नहीं है। उन्होंने एक बहुत छोटी सी क्लर्की की जिंदगी से शुरुआत की और सरकारी दफ्तरों में क्लर्की का माहौल या बाद में स्कूल में अध्यापकों का माहौल, एक हंसी ठिठोली का, एक बातचीत में विचित्र ढंग की भाषा के इस्तेमाल का हुआ करता है। और जैसा कि हम इस तरह की भाषा बहुत पहले लिखी गई कृष्णा सूक्ति की कहानी यारों के यार में भी देखते हैं,
वो यारों के यार जो सरकारी दफ्तर में जो क्लर्क हैं, बाबू लोग हैं, उनकी भाषा को प्रस्तुत करता है। सारे एक तरह से कहना चाहिए कि सारे वाक्य, सारे सेंटेंस, सारे कथोपकथन उन्हीं के हैं। इसी तरह से जो है हमें भाषा का ये कमाल जोशी जी क्या मिलता है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी प्रस्तुति का कमाल, उनका शिल्प, ये सारी चीजें जो है, और एक उठान पर या चरम पर अपनी कृति को ले जाना और फिर उसको उसी गति से नीचे की ओर लाना ताकि पाठक उसको पढ़कर चमत्कृत हो जाए, ये अपने आप में एक बहुत कम देखने के लिए मिलता है, जो कि शायद जैसा मैंने कहा ये जीवन के अनुभवों से प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ अमृतलाल लागर से जो किस्सागोई के गुर और गुण होते हैं उनकी वजह से प्राप्त हुआ। तो ये जोशी जी की अपनी विशेषता हुआ करती थी, और शायद ये विशेषता उन तमाम लेखकों में भी है या हुआ करती थी, अब तो कम दिखती है, जिन्होंने जीवन के एक विचित्र किस्म के अनुभव प्राप्त किए हैं। जैसे जोशी जी जब बंबई फर्स्ट डिवीजन में गए तो उन्होंने खोज खोज के वो जीवन भी देखा जिसे गर्हित या एक अश्लील जीवन भी कहा जाता है। उन जगहों में वो 2-1 संपादकों को भी मनोरंजन के लिए दिखाने ले गए, जहां उन संपादकों ने दोबारा जाना मंजूर नहीं किया। ऐसे ही जीवन के बीच हिंदी के एक और लेखक, हुमायूं के लेखक शैलेश मठियानी भी रहे। इसीलिए शैलेश मठियानी जो है वो एक बेहतरीन उपन्यास कबूतरखाना और बोरीवली से बोरीबंदर बंबई के जीवन पर लिख सके, जैसे कि जोशी जी बंबई के जीवन पर हमजाद या पूर्वांचल समाज पर लिखे हुए कुरकुर स्वाहा आदि के रूप में प्रस्तुत कर सके। वास्तव में जिन लेखकों का साहित्य जीवन के एकदम निकट से जुड़ा होता है, जीवन के अनुभवों से, जीवन के यथार्थ से जुड़ा होता है, वो लेखक ही सही मामले में एक बेहतरीन किस्सा, एक बेहतरीन भाषा और एक बेहतरीन शिल्प के साथ प्रस्तुत कर पाते हैं। और न केवल कहानियों में या उपन्यासों में, बल्कि हाल की ये जो पिछले 20 वर्ष में शुरू हुई नई विधाओं का सवाल है, टेलीविजन के सोप ओपेरा, जोशी जी ने एक मध्यवर्गीय जीवन को लेकर के जो पहला धारावाहिक लिखा, हम लोग, जो अपने आप में एक भारत का पहला सोप ओपेरा कहलाता है। यह हम लोग भी एक आम जीवन से जुड़ा था, उस जीवन से जिसको देखे बिना ऐसी कृति नहीं लिखी जा सकी। ऐसे ही पार्टीशन या विभाजन को लेकर के उन्होंने बुनियाद लिखा। कक्का जी कहीनों पर धारावाहिक लिखा, जो मूलतः साप्ताहिक हिंदुस्तान में उन्हीं के संपादन के दौरान नेताजी कहीन के रूप में प्रकाशित हुआ था। उसमें नेताजी बदल दिया गया, कक्का जी रख दिया गया और बाकी कुछ सब वही था। साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादन ने यह सिद्ध कर दिया कि वो सचमुच एक बड़े संपादक भी हैं, और उन्होंने खोज खोज के लोगों से लिखवाया। वास्तव में मेरा सबसे अधिक संपर्क उनसे उनके साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक के रूप में हुआ, जब उन्होंने मुझसे कई आवरण कथाएं लिखाई। एक आपका जिक्र कर देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि देखो, कविता की वापसी की बात की जा रही है, यानी कथा साहित्य मर रहा है, तुम इस पर एक आवरण कथा लिखो। मैंने कहा आपका मतलब है कि क्या कथा साहित्य मर रहा है? बोले चलो यही शीर्षक रहेगा, क्या कथा साहित्य मर रहा है। बोले एक सर्वे कर लो।
मैंने कहा सर्वे कैसे करूं, किसके लिए? उन्होंने कहा हिंदी के 7-8 लेखक चुन लो, अज्ञे, जैन, यशपाल, अमृतलाल नागौर, भगवती चरण वर्मा, रुद्रलाल लाल वर्मा इत्यादि, और उसके उन्हीं के बरक्स कुछ ऐसे भी चुन लो जो लोकप्रिय हैं लेकिन साहित्यकार नहीं माने जाते, जैसे गुरुदत्त कुशवाहा कांत इत्यादि। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जाओ, वहां कैटलॉग से देखो कि किसके कितनी किताबें इश्यू हुई हैं। मैं चकित था जब मैं वहां गया तो यशपाल, अज्ञे, जैन, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर इत्यादि इत्यादि की किताबें अपेक्षाकृत कम इश्यू हुई थी, और उनकी तुलना में गुरुदत्त, कुशवाहा कांत आदि किताबें ज्यादा इश्यू हुई थी। जाहिर है मुझे यही सब सर्वे में लिखना पड़ा कि क्या कथा साहित्य सचमुच बन रहा है या एक दूसरी लोकप्रिय धारा हमारे सामने है जिसके हम साहित्यकारों अपेक्षा कर देते हैं। तो ये उन्हीं का करिश्मा था कि जो हिंदी के छात्र पीएचडी करने के लिए मैं 1 2 साल 3 साल लगा देते हैं सर्वे करने में, मेरे से 1 घंटे में उन्होंने ये सर्वे करवा लिया और मैं आवरण कथा लिख सका। इसी प्रकार एक और उन्होंने लिखवाई आवरण कथा, जिसका शीर्षक था आधुनिक कला क्या बला है। उन्होंने मुझसे कहा ये आवरण कथा लिखो। मैंने कहा मुझे तो कोई ज्यादा जानकारी है नहीं आधुनिक कला की। उन्होंने कहा ऐसा करो, ये कनॉट प्लेस में हमारा ऑफिस है, यहीं पास में है, एक दुकान है गलगोटिया एंड सन्स, वहां जाना, वहां किताबों की दुकान है, वहां से एक पुस्तक मिलती है, मिलेगी, साइंस हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पेंटिंग्स। उसमें तुम्हें सब मिल जाएगा, आधुनिक कला क्या है, सुररियलिज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म तब शुरू हो चुका था वो क्या है, इत्यादि इत्यादि। उसे पढ़ लो, घोट लो और फिर लेख लिख दो। पारिश्रमिक तो वो बहुत कम मिलेगा, लेकिन किताब पढ़ने से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, पारिश्रमिक किताब खरीदने में चला जाएगा। मैंने वो लिखा, बहुत चर्चित हुआ लेख, और वो किताब मैंने संभाल के रखी, जो आज भी मेरे पास है, मैं आपके दर्शकों और पाठकों को दिखा रहा हूं। और इसमें तमाम चित्र आधुनिक कला के थे जो कि इसके अंदर हैं। तो इस तरह ये उनकी एक खासियत और खुसूसियत थी कि वे लेखकों को ढूंढ ढूंढ के लाते थे, निकालते थे, और साप्ताहिक हिंदुस्तान को उन्होंने धर्म की ही तरह शिखर पर पहुंचा दिया था। कारण इसलिए नहीं कि वो एक संपादक थे, और संपादक तो बहुत से लोग हो जाते हैं, लेकिन वो स्वयं एक पढ़ने लिखने वाले संपादक थे। चीजें खोज खोज के लाते थे, अपने लेखकों को उनकी कटिंग्स देते थे और कहते थे इन्हें पढ़ो, और इन्हें पढ़ के फिर दिमाग से भी सोचो, और तब तुम बेहतरीन चीजें जो है लिख सकोगे। और ऐसा ही हुआ। तो वो खुद पढ़ने वाले संपादक थे। अब जहां तक जोशी जी का सवाल है, उनके बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। यानी ये कि एक छोर पर उनका ये लेखकी व्यक्तित्व था, एक छोर पर उनका संपादकीय व्यक्तित्व था, और इन दोनों के बीच उनका स्वयं पढ़ने वाला व्यक्तित्व था। और वो एक संपादक या दिग्मान के सहायक संपादक होते हुए भी जो टिप्पणियां लिखते थे वो भी अद्भुत होती थी। मसलन मैं आपको सिर्फ एक टिप्पणी का जिक्र करना चाहूंगा कि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वह आकाशवाणी के हिंदी समाचार सेवा प्रभाग में भी रहे, जहां से समाचार ब्रॉडकास्ट होते हैं, समाचार प्रसारित होते हैं। ये सारा काम या तो सूचना सेवा के अधिकारी करते थे, या प्रसारण का काम वहां के जो अस्थायी एक तरह से कहना चाहिए कर्मचारी करते थे, और वो स्टाफ आर्टिस्ट कहलाते थे। उन्हीं में एक स्टाफ आर्टिस्ट देवकीनंदन पांडे थे, जो कि अपने आप में लीजेंड थे। आज भी पुराने वक्त के लोग हिंदी में देवकीनंदन पांडे को और अंग्रेजी में मेलविल डे मेलो को याद करते हैं।
यद्यपि दोनों इस असार संसार में अब नहीं है। जोशी जी ने इन लोगों के साथ काम किया और शायद दिनमान के पहले या दूसरे ही अंक में स्टाफ आर्टिस्टों की आर्थिक दुर्दशा और एक तरह से अस्थायी नौकरी के बारे में उन्हें लिखना था, जो स्वयं भी वो भुगत चुके थे। उन्होंने उस टिप्पणी का शीर्षक दिया, ये देवकीनंदन पांडे है और अब आप आकाशवाणी से समाचार सुनिए। जबकि हुआ ये करता था, यह आकाशवाणी है, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। क्यों दिया? ताकि वो आकर्षित करे शीर्षक, और पाठक आकाशवाणी के कलाकारों की, यानी उन कलाकारों की जो आकाशवाणी का स्तंभ हैं, उनकी दुर्दशा से परिचित हो सके। तो वो इस तरह की भाषाई करिश्मा और समस्याओं को अपने ही ढंग से प्रस्तुत करने वाले एक महान संपादक या सहायक संपादक रहे। और जैसा मैंने कहा, साप्ताहिक हिंदुस्तान में उनकी प्रतिभा सबसे अधिक देखने को मिली। लेकिन फिर वो दौर भी आया जब उन्हें साप्ताहिक हिंदुस्तान से हटने के लिए विवश भी होना पड़ा। तब उनको उसी ग्रुप में मॉर्निंग इको अंग्रेजी के साप्ताहिक या दैनिक का संपादक बना दिया गया, क्योंकि उनकी अंग्रेजी भी उतनी अच्छी थी जितनी की दैनिक की। लेकिन मैं एक रोज सीढ़ियों से चढ़ रहा था साप्ताहिक हिंदुस्तान में, तो जोशी जी मिले। मैंने कहा, जोशी जी ये क्या, आप मॉर्निंग इको के संपादक हो गए? तो जैसी उनकी लापरवाही की आदत थी, और सिर पर हाथ फिराते हुए हंसते हुए बोलो, भाई अब ऐसा है, ये इस प्रतिष्ठान से चलाचली के दिन है। और सचमुच वो चलाचली के दिन थे, क्योंकि सौभाग्य से उन्हें एक नई विधा में प्रयोग करने का मौका मिला, और वो विधा थी सोप अपेरा की, जिसका मैंने जिक्र किया। और उनका लिखा हम लोग पहला सोप अपेरा था, ये हिंदी दूरदर्शन का। हिंदी क्या मतलब, दूरदर्शन तब एकमात्र दूरदर्शन ही था, अन्य चैनल बाद में आए। और उसी दौर में अपने बेपरवाह अंदाज में ऑफिस के कमरे से, मॉर्निंग से या अन्य से निकल के जोशी जी प्राय अपनी उस ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर पान की दुकान पर खड़े अपने किसी साथी के साथ पान खाते हुए मिला करते थे। खैर, ये तो बात पान मान की रही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जहां एक उन्होंने आधुनिक लेखन को और अधिक आधुनिक बनाया, वहीं वो अपनी परंपराओं से भी बेहद जुड़े हुए थे। एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि चूंकि मैं भी कुमायूं का हूं और वो भी कुमायूं के थे, जैसे कुर्मांचल भी कहते हैं, वहां होली के कुछ समय पहले से होली के कुछ समय बाद तक होली के कार्यक्रम होते रहते हैं। होली खेलने के उतने नहीं, बल्कि होली के मौके पर गाने बजाने के। और खासतौर पर अल्मोड़ा में यह परंपरा थी, शायद अब भी हो। दोपहर में महिलाओं के होली के गाने बजाने के कार्यक्रम होते थे, और रात को लोगों का घरों में पुरुषों के गाने बजाने के कार्यक्रम होते थे। और उसमें बेहतरीन गाने गाए जाते थे, जो आमतौर पर फिल्मी अंदाज में नहीं, बल्कि काफी हद तक क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत के अंदाज में गाए जाते थे और बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। जोशी जी ने इस परंपरा को दिल्ली आने पर भी जारी रखा, यानी दिल्ली से बंबई गए, बंबई से फिर दिल्ली लौटे, और वहां वो अक्सर हम लोगों को, या कह लीजिए पहाड़ी समाज के लोगों को बुलाते थे। उनके एक दो होली के कार्यक्रमों में मैंने मृणाल पांडे को भी देखा, और पहाड़ के बहुत ही लोकप्रिय गायक जो दिल्ली में भी तमाम ड्रामाओं से संबद्ध थे, मोहनप्रीति को देखा। स्वयं मुझे कई बार जाने का मौका मिला। तो इस तरह से वो उस परंपरा को भी जीवित रखे हुए थे, जिसको कि हम में से बहुत से लोग भूल चुके थे। और अब तो उनके जाने के बाद
सभी लोग बोल चुके हैं, क्योंकि नई पीढ़ी को अब इन चीजों से उतना लगाव नहीं रहा। बहरहाल जोशी जी के बारे में जितना कहा जाए कम है, इसलिए फिर कभी मौका मिला तो फिर कुछ और आगे बातें बढ़ाऊंगा। फिलहाल केवल इतना ही। आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कितने मिनट हुआ? 24